नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरी कहानी उस वीकेंड से शुरू हुई जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त दीपक के घर पर उसके परिवार के झील वाले घर पर मिलने गई थी। मैं और दीपक सालों से दोस्त थे और उसके घर वाले मुझे हमेशा अपने परिवार जैसा ही मानते थे। उसके पिताजी मिस्टर दीपक लाल ठाकुर वह तो चाहते थे कि मैं उनको दीपक अंकल की बहू लगभग 46-47 साल के थे और वह बहुत फिट और गंभीर सब वाले इंसान थे, पर वह मेरे साथ हमेशा बहुत सहज रहते थे और कभी ऐसा महसूस होने नहीं देते थे कि मैं कोई बाहरी हूँ। उस वीकेंड पर दीपक ने हमारे लिए मस्ती का प्लान बनाया था। हम गेम खेलने, झील में नहाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन दीपक ने अचानक कहा कि उसे कुछ काम से बाहर जाना है और कुछ घंटों बाद लौटेगा। जाते समय उसने कहा, दीपक लाल अंकल पीछे आराम कर रहे हैं, तुम भी बेफिक्र होकर यहाँ रहो, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी चाबी उठाकर चला गया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि क्यों ना उसके नए बने गर्म भट्टी का कमरा व मज़ा लिया जाए। दीपक ने मुझे पहले बताया था कि उन्होंने झील के पास ही नया सोना यानी गर्म भट्टी का कमरा बनवाया है। गर्मी में बैठकर पसीने निकालने का विचार मुझे अच्छा लगा। तब मैंने एक तौलिया लिया, उसे अपनी कमर पर लपेटा और भट्टी का कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैं भट्टी का कमरा में अंदर गई, मुझे बहुत गर्मी का एहसास हुआ और उसका एनर्जी महसूस होने लगा। फिर मैं पीछे की ओर झुककर बैठ गई, फिर आंखें बंद करी और खुद को उस गर्मी में खोने दिया। सब कुछ साधारण ही चल रहा था, जैसे किसी और छुट्टी के दिन होता था। पर लगभग 15 मिनट बाद अचानक भट्टी का कमरा दरवाज़ा खुला। तब मैंने देखा कि दीपक लाल अंकल अंदर आए और उस वक्त वह सिर्फ एक तौलिया ही लपेटे हुए थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने उसी हल्के और आत्मविश्वास भरे लहजे में मुझसे पूछा। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं अंकल, आखिर यह सिर्फ भट्टी का कमरा आप क्या है तो। लेकिन जब दीपक लाल अंकल मेरे पास आकर बैठे तो मुझे ऐसे लगा कि वह काफ़ी करीब बैठे हैं। भट्टी का कमरा थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी वह मेरे ठीक पास बैठने का ही ऑप्शन चुने। वह आराम से बैठकर आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन उनके शरीर की भाषा में कुछ ऐसा था जो मेरी नज़र को खींच रहा था। उनका तौलिया थोड़ा ढीला था और उनके चेहरे पर पसीने की हल्की चमक थी। उनका देखकर मैं तो सन्न रह गई थी। फिर मैं ना चाहते हुए भी उनकी ओर देखे जा रही थी और फिर खुद को थोड़ा असहज महसूस करने लगी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद दीपक लाल अंकल ने बातचीत शुरू किया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम पहले कभी भट्टी का कमरे में बैठी हो? तब मैं सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ कुछ बार मुझे अच्छा लगता है। तब दीपक लाल अंकल हल्का सा मुस्कुराए और आंखें बंद रखते हुए बोले, हाँ भट्टी का कमरा सच में शरीर और दिमाग को हल्का करता है, आराम देता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा था। वह मेरे बिल्कुल पास बैठे और उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर अचानक उन्होंने अपना पैर थोड़ा हिलाया जो मेरे पैर से हल्के से टकरा गया। उस हल्के से स्पर्श पर मेरी सांस थोड़ी सी थम गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो अनजाने में हो गया होगा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बाजू को मेरे पीछे बेंच पर रख दिया और बोले, तुम कुछ परेशान सी लग रहे हो, आराम से रहो, हम यहाँ बस 2 लोग ही ठीक हैं। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। तब उनका हाथ मेरे कंधे पर थोड़ी देर तक ठहरा, जिससे मुझे भट्टी का कमरा की गर्मी और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। मेरा दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा था और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कहीं जम ना गई हूँ। दीपक लाल अंकल का स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उनका स्पर्श ऊपर थोड़ी देर तक रुका रहा, जैसे कोई साफ संदेश दे रहा हो। फिर मैंने गहरी सांस ली। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। तब भी दीपक लाल अंकल ने मुझसे सवाल पूछा, लेकिन उनके इस लहजे में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस हालचाल नहीं पूछ रहे हों, बल्कि यह देख रहे हों कि क्या मैं इस प्रतिक्रिया को जारी रहने दूंगी। तब मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा, जबकि मन में एक आवाज़ गूंज रही थी कि यह सीमा पार हो रही है।
पर उस पल में कुछ ऐसा था, वह गर्मी, वह नज़दीकी और उनका हाथ मेरे कंधे पर जो मुझे पीछे हटने नहीं दे रहा था। तभी अचानक दीपक लाल अंकल थोड़ा और पास झुके और उनके होंठ मेरे कान के पास छूते हुए उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, जानती हो। इतना सुनते ही मेरा पूरा शरीर सख्ती से पेश आने लगा। उनका हाथ अब भी मेरे कंधे पर था और उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो भट्टी का कमरे की भाप से और भी भारी लग रही थी। तब मुझे तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वहीं बैठी रही। तब मेरे दिल की धड़कनें तेज थी और उनके हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे से सरक कर मेरे ऊपर आ गए। फुसफुसाना केवल हाँ बोली, इसके आगे मेरी आवाज़ नहीं निकली ही, क्योंकि मैं अंदर से तड़पने लगी थी। तभी उनकी उंगली तौलिए के किनारे को धीरे छू रही थी, जो वैसे मेरी गोद को ढके हुए थी। भट्टी का कमरा की गर्मी में उनके शरीर से आने वाली गर्माहट ने मुझे कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं दी। सब कुछ अचानक से भारी और उलझन भरा लगने लगा था। मैंने कुछ कहने की कोशिश नहीं करी। तभी दीपक अंकल और पास आ गए। अब उनके होंठ मेरी गर्दन के पास थे। तुम अंदर से भी सुंदर हो, उन्होंने फिर से धीरे से कहा। उनकी इस आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने कहा, आराम से रहे। और फिर उन्होंने मुझे हल्का सा, लेकिन जैसे कि आप देखना चाह रहे हो कि मैं उन्हें रोकूंगी या नहीं, तो बता दूं, मैं उन्हें नहीं रोक पाई। मैं जम सी गई थी, दिमाग में हलचल सी मची। तब भी उनका हाथ मेरी कसता ही गया और फिर उन्होंने मुझे अपने और करीब लिया। मेरे मन में बार बार गूंज रहा था कि मुझे रुक जाना चाहिए, पर मेरा शरीर नहीं माना। वह धीरे धीरे मुझ पर सीने और कमर पर घूमने लगा था और उन्होंने मुझे अपने एकदम करीब खींच लिया। भट्टी का कमरा की गर्मी और उनके शरीर की गर्माहट मिलकर बहुत भारी लगने लगा। मैं खुद को हटा नहीं पाई। फिर जब उन्होंने अपने बाबूराव को तलिए से होकर बाहर बिखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब आखिरकार मैंने खुद को पीछे हटाया। फिर मैं हाथे हुए खड़ा हुई। तब मेरे शरीर में कंपन हो रही थी। मुझे जानना है, मैं लड़खड़ाते हुए कहा। तब मैंने अपना और बढ़ी। तब घनश्याम अंकल बस पीछे हटकर हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे। चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, उन्होंने शांत आवाज़ में कहा। यह हमारा छोटा सा राज रहेगा। तब मैंने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन दिमाग साफ नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से लेने भागी। तब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह सब क्या हुआ। मुझे पता था यह बहुत ही बुरा है, इससे पहले ही रोक देना चाहिए था, पर फिर भी उनके होंठ वह सब कुछ बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। फिर मैं जल्दबाजी में तैयार होने लगी। तभी मुझे हल्की और ठहरी हुई कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी ओर से आ रही थी। मुझे देखे बिना भी पता था कि यह दीपक अंकल ही हैं। तब वह कमरे में आए। अभी भी वह केवल लिपटे हुए थे। वो जो पहले उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब वह नज़र नहीं आ रही थी। अब उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया था। उसकी नज़रें मुझ पर अभी भी टिकी थी, जैसे मुझे ऊपर से नीचे उनकी नशीली आंखें देख रही हो। मुझे वैसे भी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसा कुछ पहले हुआ था। तभी दीपक अंकल ने दरवाजे की चौखट पर खड़े हुए कहा, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? सब ठीक तो है ना? तब मैंने नज़रें चुराते हुए मुश्किल से गहरी सांस ली। फिर बोली, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी हवा चाहिए थी। लेकिन उनको भी खुद भी पता है कि यह बहाना कितना कमज़ोर था। फिर दीपक अंकल मेरे पास बेंच पर आकर बैठ गए, इतना करीब कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, देखो मुझे पता है शायद वह थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तब उनकी आवाज़ में एक नरमी थी, जैसे माफ़ी मांग रहे हों। मेरा इरादा तुम्हें असहज करने का नहीं था, बस उस वक्त बहक सा गया था। तुम भी शायद उसी में बहक गई। यह सब बोलते हुए उनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी, पर मैंने अब तक नज़रें नहीं उठाई। दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे। सही तो वह कह रहे थे, क्योंकि मैंने भी उन्हें नहीं रोका। उस वक्त भी बहक गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक था। मुझे नहीं पता मैंने आखिरकार उनकी ओर ऐसे क्यों देखा। यह सब नहीं होना चाहिए था, मैं यह सोच रही थी कि तभी दीपक अंकल ने अपना हाथ मेरे घुटने पर रख दिया। फिर हल्के से दबाते हुए, कोई जानने वाला नहीं है, उन्होंने धीमे और शांति से कहा, हम इसे भूल सकते हैं, पर अगर तुम नहीं भूलना चाहती तो फैसला तुम्हारे हाथ में है।
तब मैं एकदम से ठिठक गई। दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि उठ जाओ और यहाँ से चली जाओ, इस बारे में कभी बात मत करो। लेकिन कहीं एक कोना था जो शायद कुछ और चाहता था, वह बात जो मुझे खुद से मानने में भी मुश्किल हो रही थी। तब दीपक अंकल ने मुझे थोड़ा और करीब खींचते हुए बोले, देखो मुझे पता है तुम मेरे बेटे सबसे अच्छी दोस्त हो और यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमें परेशान करे। आखिर हम दोनों बालिग हैं। उनके बाद का यह बालिग शब्द जैसे और भारी बना रहा था। इस माहौल को क्या यह सब वाकई दो बड़े लोगों के बीच होना चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दीपक अंकल का हाथ धीरे धीरे मेरे पैर की ऊपर और बढ़ने लगा। उनकी छूती हुई मेरे अंदर फिर से भई झंझनाहट पैदा कर गई। फिर दीपक अंकल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अभी कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है, लेकिन अभी नहीं चाहती तो ठीक है। जब तुम तैयार हो जाना तब तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूँगा।